नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है। मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सीएए का नोटिफिकेशन, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च निकाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को यहां पर लाभ मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार का मास्टर स्ट्रोक, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को यहां पर सहूलियत मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन जो है फ्लैग मार्च निकाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को यहां पर सहूलियत मिलेगी। मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक, देश में नागरिक संशोधन बिल जो है वो लागू कर दिया गया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को यहां नागरिकता मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर यहां पर फ्लैग मार्च निकाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। तो मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च निकाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। इसके लिए मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर यह फ्लैग मार्च निकाला है। करीब करीब 1 साल पहले इसे संसद के दोनों सदनों में पास करा लिया गया था और सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। 1 साल बाद जब देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं, इस समय मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और नागरिक संशोधन जो विधेयक है सीएए को का नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश में नागरिक संशोधन कानून लागू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर फ्लैग मार्च निकाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक, 1 साल पहले नागरिक संशोधन कानून जो है ये संसद में पास हुआ था और आज जो है मोदी सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को यहां पर नागरिकता मिल सकती है। साथ ही साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। यहां पर एहतियात के तौर पर, सुरक्षा कारणों के तौर पर यहां पर दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तत्काल फ्लैग मार्च निकाला गया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, यहां पर मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक एक बार आया है और इसे कहा जा सकता है कि सीए का नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू कर दिया गया है। मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है सीएए का। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इसमें नागरिकता मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के विष्णुदेव राव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राव साहब हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, सीएए ये एक तरह से मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, नोटिफिकेशन जारी हो गया, नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू हो गया है। जी, क्या कहेंगे इस समय को लेकर के? इस समय ये लागू किया गया है जब 2024 लोकसभा चुनाव है।
ये बात तो हम लोगों को कुछ दिनों से मालूम थी, क्योंकि अमित शाह जी का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, और भाषण के दौरान भी उन्होंने कहा था कि सीए चुनाव के पहले हम लागू करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा था। और आज अभी 1.5 घंटे पहले हम लोगों के पास सूचना आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास एक उद्बोधन करेंगे देश को। तो उसी समय मालूम चल गया था कि सीए और का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात, जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसके खिलाफ एक भाजपा ने और प्रधानमंत्री और बाकी सब लोगों ने एक मुहिम चलवाई थी कि इसमें नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। ये बहुत बड़ी बात है जो विपक्ष शुरुआत से बोलता चला आ रहा था कि हम कानून के तहत हम आपकी नागरिकता खत्म करवा देंगे। और बंगाल में तो बड़ा जोर शोर से हुआ था, दिल्ली में आपने जैसे बताया भी अभी कि दिल्ली में तो हिंसक दंगे भी हो गए थे, कर्फ्यू लगाना पड़ गया था कुछ जगह पर, और कई घटनाक्रम हो गए थे। लखनऊ में भी मुझे याद है, भोपाल में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे इस चीज को लेके। तो ये एक कानून था जो 4 साल पहले सरकार ने पेश किया था संसद में, और बिल पास भी हो गया था। और आज इसको चुनाव के जस्ट पहले लागू करके एक ध्रुवीकरण की और थोड़ी चर्चा हो जाएगी। विपक्ष को एक मसौदा जो है जिसका विरोध किया था, वो मोदी सरकार ने पेश करके पास भी कर दिया। हम अपने दर्शकों की यादा ताजा करना चाहेंगे आपके जानकारी के माध्यम से कि जब ये बिल पास हुआ था तो काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे हर जगह, लेकिन एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि आखिर ये है क्या, क्यों इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी, ये देवेंद्र जी, इसका मुख्य कारण ये था कि कुछ जो बांग्लादेश के लोग थे वो आके यहाँ बस गए थे, पूरे भारत में अलग अलग जगह बस गए थे। खासतौर पर बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर, और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह देखा जाता है कि बांग्लादेशी नागरिक आके रहते हैं। वहां से हुआ क्या था कि बांग्लादेश से भाग के आए थे डर के मारे, वहां पर जान मार खतरा था। तो इसी बात इसका जो मसौदा था वो काफी पहले का बना हुआ था। उसको पेश जब मोदी सरकार ने किया उसको बिल के तौर पे, उस समय ये चर्चाएं आम हो गई कि हमसे जमीन के कागज मांगे जाएंगे और दुनिया भर के कागज हमसे मांगे जाएंगे, और अगर हम कागज नहीं दे पाएंगे तो हमें देश से निकाल दिया जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि ये 50-60 सालों से लोगों का आवागमन रहा है भारत में, और उनको नागरिकता देने की बात हो रही थी। तो इस मसौदे को विपक्ष ने भी बहुत अपने तरीके से उसको बनाने की कोशिश करी, और सरकार ने जब भ्रम दूर करने की बात कही तो विपक्ष ने उसको और दरकिनार कर दिया, और ये कहा कि नहीं भाई, ये तो इससे तो नागरिकता आपकी चली जाएगी। ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी देवी जी। तो एक चीज और भ्रम यहाँ पर पैदा हुई थी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन जहां तक इस बिल की जहां तक बात है, इसमें अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी, ऐसा भी प्रावधान इसमें देखा गया है। जी ये बिल्कुल जब मसौदा पढ़ा गया है जी, तो असल में दिक्कत क्या होती है भारत में कि बिना पढ़े कई लोग चर्चा कर देते हैं और बयानबाजी कर देते हैं। सरकार ने जब मसौदा पेश किया था संसद में, उस समय ही ये सारी बातें बोली थी। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कहती, मैं सिर्फ मसौदा अगर पढ़ के ही बात करूं तो मसौदे में कहीं ये नहीं लिखा, मुझे दिखा कि आप कागज नहीं दिखा पाएंगे तो आपको नागरिकता नहीं मानी जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा भारत से। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास कई तरीके हैं कि आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप शरणार्थी थे और आप यहाँ आके बस गए थे। तो ये कई एक चीजें हैं
जिसका मुझे लगता है हम सभी लोगों को मिलके एक व्यापक भ्रम को दूर करना चाहिए, और अगर कुछ खामियां दिखती भी हैं तो उसको उजागर करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ भ्रम होता है तो हम दूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय ये है कि चुनाव के एक हफ्ते, घोषणा के एक हफ्ते 10 दिन पहले इसको लागू करने से चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बहुत ही विश्लेषणात्मक बात हो जाएगी। लेकिन एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ध्रुवीकरण भी होगा। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इसे रखा था, तो एक तरह से ये कह सकती है आगे चुनाव में कि देखिए हमने धारा 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही साथ सीईओ को लागू भी कर दिया। तो ये तमाम अपनी उपलब्धियों के रूप में आगे जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसमें गिना सकती है। जी बिल्कुल देंगे। यही तो ये मसौदा जब मुझे याद है अमित शाह जी की, अगर 10 दिन पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सीए लागू कर रहा हूँ और हम लागू करेंगे, चुनाव के पहले ही लागू करेंगे। तो उस समय भी उन्होंने यही बोला था कि ये हमारा वादा था और हम इसको पूरा कर रहे हैं, और ये हमारा चुनावी जो मसौदा बनाया था हमने 2014 से लेके 2019 वाले में भी, तो हमने यही कहा था कि हम ये लागू करेंगे, हम राम 370 हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी अपनी जो करनी और कथनी दोनों पे अमल कर रही है। इस विषय में विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि वो जनता के सामने क्या कहते हुए जाएगी, क्योंकि विपक्ष ने जो भी मसौदे पेश किए हैं वो कहीं ना कहीं वो क्लेम नहीं कर पाई है कि उसे करनी है काम। जी बिल्कुल। और इसमें अगर जो सीए की जहां तक बात की जाए तो इसमें अगर जो देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बाहुल जो पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को भी यहां पर नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार, और पोर्टल लॉन्च करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जांच पड़ताल के दौरान तो कहीं जो यहाँ पर विपक्ष है ये जांच पड़ताल वाली जो बात है तो इसको लेकर के ही भ्रम शायद फैला रहा होगा कि जो जांच पड़ताल होगी उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, अभी जो पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, नोटिफिकेशन तो आज जारी हो गया, अब पोर्टल भी लॉन्च होगा, तो इसमें जांच पड़ताल में क्या आखिर किया जा सकता है? भाई जांच पड़ताल का बड़ा ही व्यापक दायरा है। इनसे कागज वेब पोर्टल के तहत मांगा जा रहा है। वेब पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको उसमें कागज सबमिट करने को बताया जाएगा। जो कागज हैं, कुछ कागज नहीं है तो उनके एवज में आप क्या जमा कर सकते हैं और क्या दिखा सकते हैं, ये भी उसमें कई मसौदे हैं उसमें, जिससे आप कागज कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कागज होना चाहिए। जैसे भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे पास पासपोर्ट होता है, आधार होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारे कागज तो नहीं होंगे जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनके एवज में दूसरे और कागज होंगे कि आप कब आए थे, आप भारत के अंदर कब घुसे थे। इस तरह के मसौदे कई प्रोफार्मा है जो भरना पड़ेगा उसमें। जी बिल्कुल। लेकिन इस बात को लेकर के एक बार विपक्ष लोगों को बरगला सकता है अपनी तरफ कि ये कर सकता है कि देखिए ये चीजें हैं, अभी जांच पड़ताल की बात हो रही है तो हो सकता है कि आपसे कुछ कागजात मांगा जाए, लेकिन इस पर जो नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, इन्हें किसी भ्रम में पड़ने की हमें लगता है कि आवश्यकता नहीं है। क्यों? जी देवेंद्र, दिक्कत क्या हुई है कि विपक्ष ने और सरकार के बीच में जब इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था तो एक बहुत बड़ी मुद्दा उठा था कि जो नागरिक भारत के बन चुके हैं, भारत के हैं, उनके ऊपर भी इसकी आंच आएगी। तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, क्योंकि जो मांगा गया है सरकार द्वारा, जो मसौदा पेश किया गया है सरकार द्वारा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन नागरिकों के पास नागरिकता नहीं है उनका ये काम है
कि उनको ये वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के अपनी नागरिकता के बारे में क्लैरिटी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस भ्रम से दूर हटके लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब ये कानून जो है किसी की नागरिकता लेता नहीं है, बशर्ते कि जो नागरिक नहीं है उनको जांच पड़ताल करके नागरिकता देता है। जी जी, तो ये तो एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा जी कि ये भारत में तो अब आया है, भारत में बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था जी, लेकिन बाकी देशों में आप पाकिस्तान तक में समझ लीजिए, पाकिस्तान में नागरिक नहीं है तो आप पाकिस्तान में कैसे रह सकते हैं जी, या तो आप नागरिकता वहाँ वो देते नहीं है, यहाँ तो फिर भी नागरिकता देने की बात हो रही है। यही यूएस और यूके और इन सब जगह की बात करिए तो 20-20 साल लोग वहाँ काम करते हैं, नागरिकता नहीं मिलती है। यहाँ तो कम से कम एक मसौदा लाई है सरकार जो 75 साल के बाद आजाद भारत में एक मसौदा लाई है। हो सकता है तो जो उसमें गलतियां हो तो विपक्ष को भी उसी हिसाब से उसको ठीक करने की आगे कोशिश करनी चाहिए। अगर उसमें गलतियां निकल रही है तो मुझे लगता है ये कानून को हम सभी लोगों को मानना चाहिए और इसमें जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि बाहर से कौन आके देश में घुसा है और नागरिक बना है या बनना चाहता है। बिल्कुल, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। जी 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 बिल्कुल देवेंद्र जी। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो अब विपक्ष के पास ये को लेकर के बचता क्या है? इतना हाय तौपा विपक्ष ने मचाया, कुछ लोगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब हमें तो लग रहा है कि हाथ खाली हैं विपक्ष के। नहीं जी, ये मुद्दा बंगाल से उठेगा क्योंकि बंगाल में कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। ममता दीदी ने पहले से ही वहाँ 42 सीटें अपनी कल घोषणा ही कर दी। तो कांग्रेस के पास जो वहाँ का करने को है वो इसी मुद्दे को वहाँ उठाने की कोशिश करेगी और इसी मुद्दे पे उसका और बीजेपी और ममता जी का एक आपस में विरोध प्रदर्शन होगा क्योंकि ममता जी विरोध प्रदर्शन के आसार पश्चिम बंगाल में दिख रहे हैं। जी जी, लेकिन विरोध करने लायक तो हमें इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। क्या आपको दिख रहा है? मुझे तो देवेंद्र जी मैंने मसौदा जहाँ तक मेरी समझ है मुझे तो इसमें ऐसा कोई विरोधाभासी चीज दिखी नहीं। वेब पोर्टल में हो सकता है तकनीकी खामियां कुछ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसको मसौदे को भरने और समझने में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत होगी। तो लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी के लिए लाभदायक साबित हो सकता है क्या आपके नजरिए से? देखिए देवेंद्र जी जो चर्चा हो रही है और सीए के हिसाब से लागू करने के बाद 4 साल में हम लोगों ने देखा है कि जैसा ध्रुवीकरण और जैसा बंटवारा हुआ है लोगों और जनता के बीच में, जो विपक्ष और सरकार के बीच में, और एक बड़ी सी रेखा खिंच गई। उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में जहां पर दंगे भी हुए थे, जहां पर लड़ाई झगड़े हुए थे, जहां कुछ दिन कर्फ्यू भी लगा था, तो वहां पर भी भाजपा सरकार पुनः आई है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बीजेपी को बेनिफिट तो करी हैं कुछ पिछले 4 साल में। आने वाला लोकसभा जो चुनाव हो तो वो तो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत अहम चुनाव है कि वो तीसरा कार्यकाल है के लिए वो रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो कह भी रहे हैं। तो ये 400 सीट का जो लक्ष्य है उसी के तहत ये सारी रणनीति बीजेपी के रणनीतिकारों ने लगाई है। ये देखना पड़ेगा चुनाव में कितनी कारगर होती है। लेकिन एक चीज और आता है बात इसमें कि गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी, तो अगर जो किसी देश से, चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहाँ पर आएंगे तो क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी? ऐसी बातें जी, इसमें कई टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि नागरिकता का एक समय सीमा है कि किस समय आप आए थे और एक तय तारीख उसमें मेंशन है कि इस तारीख के पहले अगर आप आए थे तो आपको नागरिकता की दी जाएगी, और अगर आप उसके बाद के हैं तो आपको नागरिकता के लिए आप जैसे नॉर्मल हर देश में होता है आप लिए अप्लाई अलग से करना पड़ेगा, सरकार से नुमाइंदगी करनी पड़ेगी, तब आपकी बात रखी जाएगी। लेकिन ये जो कानून है
ये जो लोग पहले से यहाँ आ चुके हैं, बसे हैं, उनके लिए ज्यादा है, और नए लोग जो अभी आ रहे हैं उनके लिए कम है। जी, एक चीज और, जैसा कि पश्चिम बंगाल की आपने बात की, तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की भी आपने बात की, तो हो सकता है कि यहाँ पर विरोध हो, प्रदर्शन हो, लेकिन अगर जो इसको अच्छी तरह से पढ़ करके अगर जो जनता समझ ले, तो क्या इससे जो है टीएमसी को फायदा मिलेगा इस विरोध प्रदर्शन से? हमें तो नहीं लगता। नहीं देवेंद्र जी, मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा, देखिए बंगाल की स्थितियां बाकी भारत से बहुत अलग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं बांग्लादेश का बिल्कुल बॉर्डर आता है, और वहां से आवागमन बहुत आसानी से होता है बांग्लादेशियों का। तो वहां पर जो कई बांग्लादेशियों ने नागरिकता ले ही रखी है, और वहां के बाकायदा वहां के वोटर उसमें भी हैं। अभी हम लोगों ने पिछले 2 चुनावों में कई बार ऐसा देखा कि वहां बांग्लादेश के नागरिकों को हम लोगों ने भारत का आधार कार्ड और इन सब चीजों के साथ पकड़ा दिए है। ये तो बहुत बड़ी एक पुलिस वालों ने, कस्टम वालों ने करीबन 2,500 सिम कार्ड पकड़े थे, जो अलग अलग आधार पे इशू किए गए थे बांग्लादेश बॉर्डर पे ही। तो ये सारी गतिविधियां थी जिसके तहत बंगाल पश्चिम बंगाल में थोड़ा इसका प्रभाव ज्यादा है, और बाकी देशों में, बाकी राज्यों में थोड़ा कम है। लेकिन एक चीज, अगर जो विरोध प्रदर्शन होता भी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसका असर होगा और वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब ये किसी की नागरिकता लेगा नहीं, सिर्फ नागरिकता देगा, तो जिनकी नागरिकता नहीं होगी वो अप्लाई करेंगे, उन्हें नागरिकता जांच पड़ताल के बाद दे देगा। ऐसे में विपक्ष क्या क्या कह करके विरोध करेगा? देखिए, अब शुरुआत से विरोध का जो मसौदा बनाया गया है विपक्ष में, वो एक यही मसौदा है कि ये नागरिकता विरोधी कानून है। ये नागरिकता देने वाला नहीं है, ये नागरिकता विरोधी कानून है। इससे देश में बंटवारे की बात करने की बात हो रही है। ये मसौदे हैं जो विपक्ष उठाता आ रहा है। सरकार इसको, मोदी सरकार इसको बोलती जा रही है, इसको समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आने वाले समय में ये जो साफ सफाई होगी, ये तो बाद की बात है, लेकिन तब तक चुनाव ही हो रहा होगा। तो चुनाव के दौरान इसका फर्क मुझे लगता है फायदा विपक्ष को भी होगा, सरकार को भी, जो भाजपा भी अपने इसी मुद्दे पे लड़ेगी। तो जो ध्रुवीकरण जो आपने कहा, वो ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है कि बीजेपी के खाते में 370, राम मंदिर, सीएए, ये तमाम जो बातें हैं जो एक तरह से असंभव सी दिखती थी, वो इसमें दर्ज कर लिया है। तो पूरे भारत में हमें लग रहा है कि बीजेपी का एक तरह से वेब यहाँ पर दिख रही है, अगर जो मुद्दों को देखा जाए, और साथ ही साथ जो घोषणा भी की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में सीए की, तो इस तरह से अगर जो देखा जाए तो इसने अपने वायदे को पूरा किया है लोगों के सामने। तो इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में ये गिना सकती है, और उसे अच्छी तरह से भुना भी सकती है बीजेपी। देवेंद्र जी, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि घोषणा पत्र होता है, सभी पार्टियां घोषणा पत्र निकालती हैं चुनाव के पहले। भाजपा के घोषणा पत्र अगर हमने आपने भी पढ़ा था, तो उसमें ये सब चीजें मेंशन थी। आर्टिकल 370 तो हटाना बिल्कुल नामुमकिन का काम था, जिसको मुमकिन करके दिखाया सरकार ने। और उसके बाद हमने देखा भी कि जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकवाद कम हुआ। मनोज सिन्हा जी वहाँ के गवर्नर हैं, वो जब से अपॉइंट हुए हैं तब से मुझे लगता है आतंकवाद में बहुत कमी आई है। और जो आतंकी घटनाक्रम हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग पढ़ते थे कि हमारे 4 सैनिक मर गए, 10 सैनिक मर गए, इस तरह की घटनाक्रम। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग में टूरिज्म बढ़ा है, वहाँ पे व्यापार में वृद्धि हुई है। तो ये तो उपलब्धि भाजपा के लिए है ही है। वहाँ पर अभी हमने 4 दिन पहले उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के नेता हैं, उनका बयान भी सुना। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं वो हमारे खिलाफ हो जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं देवेंद्र जी की मतलब ये क्या स्थितियां हैं। तो उसके अलावा बाकी
कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र लागू किए थे। कई वर्षों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं चुनावों में, जब उनकी सरकार भी बनी, घोषणा पत्र के मसौदे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको पूर्णतः कंप्लीट नहीं किया, और कंप्लीट भी किया तो उसको चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए। भाजपा इस मामले में उनसे 10 कदम आगे है कि वो काम भी करती है और प्रचार भी उसका 10 गुना करती है। तो ये इस मामले में भाजपा कांग्रेस से कई हाथ आगे है। तो कुल मिलाकर के अब जो कांग्रेस है वो अब क्या करेगी, एक एक करके जो मुद्दे हैं। अच्छा, एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो विपक्ष की इस समय भूमिका है आलोचना की, यानी कि कोई भी अगर जो मुद्दा अगर जो ये उठाते हैं या फिर कोई बात अगर जो करते हैं, चाहे सीए पर बात हो, चाहे 370 पे बात हो, तो एक तरह से विपक्ष ने नकारात्मक भूमिका निभाई थी, उस पर सकारात्मक नहीं हुई। अब चूंकि विपक्ष के पास अगर जो नकारात्मक उठाती है, और जैसे कि आपने अभी उमर अब्दुल्ला की बात की, तो उन्होंने कहा कि जो हम मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। एक तरह से इस तरह से आपने जो बातें कही हैं, तो जो अच्छे काम हैं सरकार के, अगर विपक्ष इनको सकारात्मक रूप से ले, सकारात्मक रूप से देखे, तो क्या विपक्ष की भूमिका एक अलग तरीके की नहीं हो सकती, नहीं हो जाएगी? लोगों का विश्वास जी। हम लोग देवेंद्र जी कई बार इस विषय में बात कर चुके हैं, और आपने भी कई बार कहा है कि विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए। सिर्फ मोदी के नाम पे विरोध करना कि मोदी ने कुछ कह दिया तो वो गलत है, तो ये तो गलत राजनीति हो रही है। राहुल जी, जैसे एक छोटी सी घटना है, राहुल जी ने 2019 के चुनाव में मोदी जी की जाति का मुद्दा उठाया, वो उनके ऊपर पलट के आ गया। वही उमर अब्दुल्ला ने बोला कि आपने जो बोला वो उल्टा आ गया। अब वही मुद्दा उन्होंने 2024 में भी उठा दिया कि जाति, मोदी की जाति का। जो आप देख चुके हैं विपक्ष की समस्या इस समय क्या हो रही है देवेंद्र जी, जो हम लग रहा है कि उसको मुद्दा विहीन होते जा रहे हैं। बिल्कुल, उनको वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे दिखाने पड़ रहे हैं। व्हाइट पेपर इनके खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लेके आई मोदी सरकार, भाजपा सरकार, उसका ब्यौरा भी उसके खिलाफ एक पूरा अपना व्हाइट पेपर भी नहीं ला पाए ये लोग। लाए तो उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो ये तो विपक्ष की खामियां है ना देवेंद्र जी। बिल्कुल, और विपक्ष इसको समझ नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है विपक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी जीत पे अड़ा हुआ है। के विश्व देवराय जी, हम आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। सीएए लागू हो गया देश भर में, विपक्ष जो है वो पानी पीटता रह गया, और आपने जो 2019 के घोषणा पत्र में देश की जनता से वादा किया था बीजेपी ने, उसे पूरा कर दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये देश आगे बढ़ने की कवायद कर रहा है, और प्रतिदिन निरंतर जो है चीजें अच्छी होती जा रही हैं और व्यवस्था मजबूत होता जा रहा है। लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब मोदी जी की गारंटी है कि उन्होंने जो कहा है वो सारी चीजें पूरी करेंगे, और जो भी मैनिफेस्टो में हमने वादा किया था वो सारी चीजें हम पूरी करते आ रहे हैं। हमने 370 का वादा किया था, हमने 370 उसको पूरा किया, 30 तलाक का पूरा किया, राम मंदिर का पूरा किया, सीए भी हमारे एजेंडे में था, और सीए भी हमने देखा आप किस तरह से जो है हम जनता का जो उम्मीद था, जो आशा थी, उसके अनुरूप हमने सीए भी लागू करने का काम कर दिया है। तो कहीं न कहीं लोगों का विश्वास जो है मोदी सरकार के प्रति वो अडिग है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं ना। हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ते हैं, बख्शते हैं, ना ही हम परिवारवादी पार्टियों को सामने खड़े होने देते हैं। तो कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचारी जो ये आप लोगों ने समय का चुनाव किया था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही हम सीए लागू कर देंगे देश में, ये जो समय का चुनाव है कि अब विपक्ष के ऊपर इस तरह से बम फोड़ दें कि वो क्या करें क्या ना करें की स्थिति में आ जाए, आपने तो ये स्थिति पैदा कर दी होगी विपक्ष के लिए।
नहीं, देखिए, हमने जो हमारी जो वादा मैनिफेस्टो में जो बातें अधूरी रह गई थी वो सारे एक एक करके हम तो पूरा करते आ रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमने उत्तराखंड में जारी कर दिया था, तो वो अभी कुछ महीना पहले ही लागू हुआ है। तो ये सारी परिस्थितियां एक एक करके हम करते आ रहे हैं। हमने राम मंदिर बनाया। अब विपक्ष का तो काम है कि वो सारी चीजों को चुनाव से जोड़ करके और जनता को यह बताए कि मोदी सरकार चुनावी लाभ लेने की कोशिश करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पूरे 10 साल के दौरान हमने देश के लिए और देश की जनता के लिए और अपने किए हुए जो वादे हैं उन सबको पूरा करने का काम किया। कुछ वादे जो पूरा करने में लेट हुए थे वो अभी कर रहे हैं हम। तो उसको विपक्ष का जो आरोप है नहीं, ये तो पहले ही पारित हो गया था संसद में। तो जी बिल्कुल जी, तो इतने दिन होल्ड रखने का कोई मतलब क्या था, कुछ समझाएंगे आप? नहीं, उसमें हमने सर्वे भी किया ना, बहुत सारी चीजें जो सर्वे भी किया। और विपक्ष जो है जो हमारे ऊपर धर्म का आरोप लगाते आ रहा था वो सारी चीजें बेमानी हो गई। आप देखिए, आज हमने जो है नोटिफिकेशन जारी करके वो सारी चीजें कर दी है, अपने प्रॉपर जो है तरीके से किया हमने। जो भी हमारे देश में नागरिकता के लिए आएंगे लोग बाहर से, निश्चित रूप से उसमें हम कोई धर्म विशेष की राजनीति करने के लिए नहीं किया हमने। हम तो अपने देश में नागरिकता देने के लिए हमने किया है। बिल्कुल। तो हम तो जनता के प्रति हित देखना चाहते हैं, और जनता जो हमारे यहाँ आना चाहती है, जो हमारे लोग हैं जो बाहर देशों में, उनको नागरिकता हम यहाँ पे आगे देने का काम कर रहे हैं। तो जनता के हित में हम काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है आरोप लगाता रहेगा। वो मोदी जी के ऊपर पहले भी बहुत आरोप लगाया है, बीजेपी के ऊपर पहले भी बहुत आरोप लगाया, अभी भी लगा रहा है। उनको कहीं कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। ना ही वो जनता की नब्ज को समझ पाते हैं, ना ही जनता की बातों को वो समझ पाते हैं। इसलिए जनता ने उनको दरकिनार कर दिया है। तो आज मोदी जी को प्रचंड बहुमत दे रहे हैं लोग, मोदी जी के काम से और मोदी जी के किए हुए वादों से। आज मोदी जी जो कर रहे हैं उसकी गारंटी है। तो कहीं न कहीं देश की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। के विश्वदेव राय जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब, हम इसको किस रूप में देखें कि साल भर कुछ दिनों पहले, मतलब करीब साल भर ये कहा जा सकता है कि पहले ही ये सदन में पास हुआ, CEA दोनों सदनों से पास हुआ और लागू होने में इतना समय लग गया। तो इस समय ये जो अंतराल है, ये अंतराल क्यों किया गया था? कुछ यही देवेंद्र जी, इसी के विरोधाभास जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस और ममता बनर्जी जी के और केरला के चीफ मिनिस्टर के विजयन जी के, उनको आप सुन लीजिए तो इसके ये हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या है। वो खुद कह रहे हैं, जयराम रमेश का भी बयान आया, वो खुद कह रहे हैं कि ये कानून इस समय इसीलिए लाया गया कि पोलराइजेशन हो जाए वेस्ट बंगाल और आसाम में। आसाम में तो शुरुआत से ही जो उनके वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, वो खुल के इसका समर्थन करते हैं और उन्होंने तो खुल के इसको लागू करने की बात कह दी थी। उन्होंने तो कई ऐसी बातें भी कही जो वहाँ आसाम में पोलराइजेशन वैसे भी कर देंगे। अब बंगाल की मुख्यमंत्री, नहीं, अगर जो पोलराइजेशन की बात हो रही है कि पोलराइजेशन हो जाए इसलिए इस समय का चुनाव किया गया है, अगर कुछ गलत होता तो पोलराइजेशन कैसे होता? समस्या तो ये है। यही तो देवेंद्र जी, यही तो बात है कि विपक्ष इस बात को इस तरीके से भुनाना चाहता है। सरकार जब बता भी रही है कि इसमें कानून सिटीजनशिप लेने की बात नहीं है, देने की बात है, तो उसके बावजूद ये भ्रम जो फैल रहा है, उसमें केरला के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यही कहते हैं। उनका उसके अलावा एक बात ममता दीदी ने बहुत बड़ी कह दी कि माहे रमजान चालू होने वाला है, रोजे चालू होने वाले हैं कल से सभी लोगों के, इसीलिए दिन चुना है भाजपा ने। तो ये तो बहुत ही, आप इसी बयान से समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये बयान हो गया। इस माहे रमजान चालू हो रहा है, इस बात को कहने का क्या औचित्य बनता है? ये तो पोलराइजेशन साफ साफ विपक्ष भी करना चाहता है और बीजेपी भी करती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर जो विपक्ष का पोलराइजेशन होगा तो उसे घाटा लगेगा, और जो सत्ता पक्ष वाला पोलराइजेशन होगा, आप समझ सकते हैं हमारा इशारा किस तरफ है, तो सत्ता पक्ष को काफी लाभ होगा। ऐसा भी कम से कम इस तरह से तो विपक्ष को सोच लेना चाहिए।
देवेंद्र जी, यही तो दिक्कत हो रही है कि विपक्ष इस बात को या तो समझना नहीं चाहता है, या वो आपस में बैठ के जो इंडिया गठबंधन बना उसके साथी सब समझ नहीं पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं। आप एक छोटी सी घटना बताऊं, आम आदमी के अरविंद केजरीवाल हैं, राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया ना किया वो अलग बात है। राम मंदिर बन गया तो वो सबसे पहले विपक्षी नेता थे जो चले गए दर्शन करने। क्यों नहीं लोग सीखते हैं इनसे राजनीति की बातें। अरविंद केजरीवाल इसने जो किया उन्होंने राम मंदिर दर्शन जाके सब चीजें ठंडी कर दी। पंजाब में कोई विरोध नहीं हो रहा है इस बात का, दिल्ली में कोई विरोध नहीं हो रहा है। तो ये चीजें विपक्ष को मेरे हिसाब से समझनी चाहिए और रणनीति उस हिसाब से तय करनी चाहिए। जी हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। चलिए, हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी इस समय नहीं हैं। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब एक और धमाका एक तरह से कहा जा सकता है, चुनाव से ठीक पहले सीए का देश में लागू हो जाना, इसे तो हम धमाका ही कहेंगे, या ये कहें कि विपक्ष पे एक तरह से बम फोड़ देना हुआ। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे देवेंद्र जी। आज के कुछ घंटों में दो बड़े धमाके हुए। एक अग्नि जो अटैक कर सकती है उसका सफल लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुई, और साथ में बाद का धमाका देखा। हालांकि सीए का, जैसा आपकी रिपोर्ट भी बता रही है, सबको मालूम है कि 2019 का ये एक्ट है, और जो बिल आया था बाद में 2020 में एक्ट बना, और आपने देखा इसके विरोध में शाहीन बाग में कितना बड़ा विरोध हुआ। वो तो कोविड आ गया था, तब जाके वो जो प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और धीरे धीरे देश में भी फैल रहा था। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं, और उन्होंने बहुत सही समय चयन किया, क्योंकि इसका उस लेवल पे प्रदर्शन जा सकता है। अगर जितना विपक्ष इसका प्रदर्शन करे उतना वोटों का पोलराइजेशन होगा। बिल्कुल साफ स्थिर है कि साहब जो अल्पसंख्यक हैं, जो कि हमारे पड़ोसी देश में रहते थे, लियाकत और नेहरू का जो पैक्ट हुआ था, जो की तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो है वो चला गया था, कोई निर्णय नहीं निकला था दिल्ली में। तो पैक्ट को आगे बढ़ी के तहत इसमें नागरिकता दी जा रही है, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, अल्पसंख्यक बांग्लादेश के रहने वाले। यहाँ किसी की सिटीजनशिप नहीं ली जा रही है, यहाँ को सिटीजनशिप देने का एक्ट है। वो भी बड़ा यह है कि जो 2014 से पहले के हैं, क्योंकि एक्ट बहुत बड़ा होता है। हम लोग के पास मोटी मोटी हेडलाइंस आई हैं, तो 2014 अभी कुछ ना कुछ अगर बिटवीन द लाइंस देखे तो ऐसा होगा कि जो प्रताड़ित है, अगर वो अप्लाई करता है उसको इस एक्ट के तहत मानता नागरिकता दी जा सकती, प्रावधान जरूर होगा। जो दस्तावेज होता है उसको देखने वाली बात है। अब आइए बात करते हैं राजनीतिक की। विपक्ष का हड्डी ना ये उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अगर आप निगल जाएंगे तो जो आपके अल्पसंख्यक है, आप जो जरूर अपनी पाएंगे, और उसको उगलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हो जाएगा। और 80 और 20 का जो चुनाव चाहती, जैसा कि इनके रणनीतिकार कहते हैं 80% और 20% के बीच का चुनाव तो उसके होते ही जो है आप देखेंगे कि बीजेपी को जो अपना 400 का लक्ष्य उसको प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आप देख रहे हैं कि इस देश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी चुनाव की जो है तारीख घोषित कर दी जाएंगी। और आप जानते हैं जैसे कि अधिसूचना लागू होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, उस समय कोई धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होगा। और ये कानून बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से जो है सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने इसको लागू करा लिया। जैसा कि आपने कहा कि न विपक्ष को न निगलते बनेगा न उगलते बन पड़ रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो चर्चा हो रही थी के विश्वदेव राव साहब से हो रही थी, और एक बात जो है हम दोनों के बीच ये
आई समझ में कि विपक्ष को हमेशा नकारात्मक नहीं होना चाहिए, कभी कभी सकारात्मक भी हो जाना चाहिए। तो अगर जो अच्छी बातें हो रही हैं तो सरकार का समर्थन करे, अगर जो सरकार गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए। अगर जो इस भूमिका में रहे तो शायद लोगों का विश्वास विपक्ष अर्जित कर सकता है। लेकिन लगातार नकारात्मक भूमिका में रहने के कारण क्या ये जो स्थितियां बन पड़ी हैं और जो बीजेपी को लगातार फायदे में पहुंचा रही हैं, क्या इसीलिए बन पड़ी हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने देखा कि कहीं पे जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां पे इतनी आसानी से जो है आज का विपक्ष जो है वो वोटों को गिनता है और वो करता है। उस पक्ष को बनाए रखने के लिए मुझे अच्छी तरह दिल्ली की इलेक्शन होने वाला था, शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था, यही मनीष सिसोदिया साहब ने कहा था कि हम जो है शाहीन बाग के पक्ष में खड़े हैं और उनका उसका लाभ भी मिला उनको दिल्ली के चुनाव में। तो कुल मिला के जो जनता है, जो मासेस है वही आपको वोट देते हैं, उनको आप किस तरीके समझाते हैं। यहाँ हम बैठ के दो बुद्धिजीवी बैठ के जो है डिस्कशन कर रहे हैं वो बात अलग होती है, लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है सोच रहा होगा क्या इसको एनआरसी से लगा के ममता दीदी जैसे नहीं करें किसी तो सीए को तो नागरिकता नहीं आ रही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इसी में जो है अगर आपके कागज सही नहीं है कुल मिला के जो है जो विपक्ष है वो अपने फेवर में लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे तर्क देता है जो रजाक और ननकाऊ जो जमीन पे है वही मासेस है, वही सबसे पहले वोट देने चाहिए हम और आप शायद अपनी विवेचना करने के बाद ही पहुंचे। तो ऐसे में मासेस को क्या संदेश विपक्ष पहुंचाना चाहता है वो जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। अब हमारे साथ अनिल सिंह जी जो कांग्रेस प्रवक्ता है जुड़ चुके हैं। अब जान लेते हैं कि अब देश में सीए लागू हो चुका है तो अब पार्टी क्या कहती है। अनिल सिंह जी। अनिल जी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देखिए सामने लोकसभा के चुनाव हैं और 2-4 दिनों में जिस तरह से आचार संहिता की स्थिति बन रही है उसके बाद इस तरह का जो स्टेप है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का, ये सिर्फ लोकसभा चुनावों को लेकर सेंसेशन पैदा करना है, सिर्फ एक कहना चाहिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण या धार्मिक उन्माद फैलाने का, नफरत फैलाने का एक नया तरीका है भाजपा का, क्योंकि इनको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी इस पर बात ना हो, मुद्दों पे बात ना हो कि क्यों पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत ऐसी है, क्यों एलपीजी महंगी है, क्यों खाने का तेल महंगा हो गया, क्यों बेरोजगारी 45 सालों की चरम पर है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए ये नया नया प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि इसको नैतिकता के आधार पर इनको रुकना था। लोकसभा चुनाव सर पर है, इस आम चुनावों के बाद ही इस तरह के बड़े स्टेप उठाए जाने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी सनसनी पैदा करना है और मुद्दों से भटकाने के लिए खेल खेला जा रहा है। लेकिन एक चीज आपने बात कही कि धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सीए लागू होने से देश में धार्मिक उन्माद कैसे पैदा होगा? माफी चाहूंगा देवेंद्र जी, आपकी आवाज मुझे अच्छी तरह मिल नहीं पा रही है। जी हम आपसे सवाल ये करना चाह रहे हैं कि आपने एक बात कही कि धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले, तो सीएए अगर जो देश में लागू हो गया है आज से, तो इससे धार्मिक उन्माद कैसे पैदा होगा, हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए देवेंद्र जी, पहले अमित शाह जी ने कहा कि हम सीए लेकर आएंगे, मोदी जी ने कहा कि इससे धार्मिक सद्भाव बिगड़ सकता है, इस तरह की जो कॉमन पॉलिसी है हम लेके नहीं आएंगे, इस पे कोई भाजपा का नेता बात नहीं करता है। और इस तरह से इन लोगों ने दोहरी नीति चली, कभी अल्पसंख्यकों के बीच कुछ और बात की, बहुसंख्यकों के बीच कुछ और बात की, तरह तरह की अफवाहें फैलाने के बाद इस तरह से इन लोगों ने सीएए को लागू करने का जो निर्णय लिया है, मेरा ये मानना है एन चुनाव के पहले मुद्दों से भटकाने के लिए प्रयास है। और इसके नाम पर अभी भी मैं ये समझता हूं कि देश में पहले देश को तैयार करना था, इसके लिए एक वातावरण बनाना था, बताना था, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अलग अलग संगोष्ठियां होनी थी, इस पर आयोजन होने थे और उसके लिए देश को प्रिपेयर करना था, उसके बाद इस पर जाना था। जी
अश्वनी शाही जी। अश्वनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो अनिल सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका कहना है कि धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के सीएए को लागू करके। इसे लोकसभा चुनाव के बाद वास्तव में अगर जो सही तरीके से लागू करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद लागू करना चाहिए था। क्या कहेंगे आप अश्वनी शाही जी? धन्यवाद देवेंद्र जी। देखिए, कहीं कांग्रेस के लोग ही तो ये कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है देश से। उस संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि देश में कानून जब बन जाए तो उसको चुनाव के पहले लागू नहीं किया जाए। ये इनकी दहशत बता रही है कि हम रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। सीए लागू होने पर बोले पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कहा गारंटी होगी पूरी, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। बड़ी खबर आपको बता रहे पूर्व सीएम भोपाल से। अब बड़ी खबर है, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गारंटी होगी पूरी, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। सीए लागू होने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले कि गारंटी पूरी होगी, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से। भोपाल से या बड़ी खबर आपको बता दें, सुनिए। तो बड़ी खबर ये एक्स पर इन्होंने पोस्ट लिखा था कि मोदी की गारंटी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो बड़ी खबर शिवराज सिंह चौहान, ये एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा था और इन्होंने कहा है कि सीए लागू हो जाने पर इन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से सीए लागू होने पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। पीएम के फैसले पर खुशी जताई है, कहा यह फैसला ऐतिहासिक है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से अब बड़ी खबर नागरिकता प्राप्त करने। बड़ी खबर आपको, सीए लागू होने पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। सीएम के फैसले पर खुशी जताई है, कहा है कि यह फैसला ऐतिहासिक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से अब बड़ी खबर, नागरिकता प्राप्त करने जा रहे भाई बहनों को बधाई। मजहबी बर्बरता से पीड़ित लोगों को मिलेगा न्याय, अल्पसंख्यकों के जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का बयान सामने आया है लखनऊ से। सीए लागू होने पर सीएम योगी का बयान आया है, पीएम के फैसले पर खुशी जताई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है अखिलेश उत्तर प्रदेश से। सीए को लेकर सपा का बड़ा बयान, देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है, दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा, नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। सीए को लेकर सपा सुप्रीमो का बयान, अखिलेश यादव का बयान है। यहां पर उन्होंने कहा है कि जो देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने को मजबूर है, दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। तो ये बयान आया है, यानी कि दबे मन से स्वीकार भी कर लिया है अखिलेश यादव ने कि ये अच्छा है, यानी कि नागरिकता देने वाला है या सीए लेने वाला नहीं है। तो अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो का बयान लखनऊ से। बड़ी खबर आपको बता दें, देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने को मजबूर है, दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। तो चलिए अब रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। और ये सब बयान आ गए, शिवराज सिंह चौहान के बयान आ गए, आपने देखा, और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान आ गए, और अब जो है लखनऊ से अखिलेश यादव के बयान आ गए। उनका कहना है कि रोजी रोटी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने की क्या आवश्यकता। अश्वनी शाही जी क्या कहेंगे आप? ये अब इसी से शुरू करता हूँ। अखिलेश जी को ये नहीं पता है कि आप पहले भी लोग देश से बाहर जाते थे रोजी रोटी के लिए, आज ही थोड़े ही जा रहे हैं। अखिलेश जी और जितने देश विरोधी लोग हैं, बड़े बड़े बयान आएंगे। अभी कोई वहाँ केरला में कहा है कि लागू नहीं करेंगे। यही है इन लोगों की संवैधानिक व्यवस्था कि हिंदुस्तान की सरकार कानून बनाए और उसको
जी जी, अश्विनी शाही जी की आवाज नहीं आ पा रही है, तो हम अनिल जी के पास जाना चाहेंगे। जल्दी से अनिल सिंह जी जवाब दीजिए, अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देवेंद्र जी, मैंने जो पहली प्रतिक्रिया में कहा, मैं ये, आप एक विद्वान पत्रकार हैं, जब आम चुनाव के मुहाने पर खड़ा हूं और पूर्वोत्तर राज्यों में सीएए को लेकर इतना विरोध हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में क्या देश को प्रयोगशाला के रूप में या प्रयोगशाला बनाना सही है? अगर ये कानून लाना था तो 6-8 महीने पहले ले आते, जब आप स्थिति को नियंत्रित कर लेते। डेमोक्रेसी है, मान लीजिए कहीं विरोध प्रदर्शन होगा, पहले हम लोगों ने देखा है कि इसके विरोध में आगजनी हुई है, कई राज्यों में कई प्रकार की घटनाएं हुई हैं। इसके गुण दोष पर बात करने की बजाय मेरा कहना यह है कि आप खुद विद्वान पत्रकार हैं, आप सोचिए कि क्या ये सीएए का सही समय है, जब चुनाव आयोग 2-3 दिन में नोटिफिकेशन लाने वाला है, देश की व्यवस्था कैसे संभलेगी, और ऐसे समय में आप पूरी नागरिक संहिता को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या देश में आप चुनाव के समय प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सेंसेशन पैदा नहीं कर रहे हैं? अगर आपको ये कानून लाना ही था तो कम से कम 6 महीने साल भर पहले लाना था, जब ताकि आप कोई विपरीत स्थिति आने पर नियंत्रण में ले सको। एक कोई छोटा मोटा कानून नहीं है, ये देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ कानून है, सभी धर्मों सभी वर्गों से जुड़ा हुआ कानून है, मूल विचारधारा को प्रभावित करने वाला कानून है। ये सरकार ने सिर्फ बेसिक मुद्दों से भटकाने के लिए कानून को आनन फानन में लागू किया है और देश को फिर एक बार प्रयोगशाला के तौर पर, चाहे नोटबंदी का उदाहरण आप देख लो, चाहे जीएसटी को लागू करने का तरीका आप देख लो, ये लगातार देश को इसी तरह से प्रयोगशाला में बदलते आई है मोदी सरकार। और फिर से एक नया सेंसेशन इन्होंने पैदा किया है, जब 2-4 दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा होने वाली है। जी, अब चूंकि हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि सीएए तो देश भर में अब लागू हो चुका है। जो विपक्ष है इसकी आलोचना शुरू से करता है तो अब भी करेगा, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि यह नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेता नहीं, बशर्ते की नागरिकता देने वाला कानून है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।